धारावी का मुद्दा मैंने आज नहीं लिया है। आप सभी को याद होगा, पिछले साल हमने धारावी मतलब क्या है? धारावी सिर्फ नाम नहीं है, धारावी में रहने वाले जितने सारे लोग हैं उनके लिए हमने एक मोर्चा भी निकाला था। और उस वक्त भी जो हमारी मांग थी, आज भी वही है कि हर एक धारावीकर जो है उनको वहीं पर जहां वो रह रहे हैं वहां कम से कम 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना ही चाहिए। और साथ ही साथ धारावी एक ऐसी झुग्गी झोपड़ी है, झोपड़पट्टी है कि शायद उसको हम कहें इंडस्ट्रियल स्लम। हर घर में उद्योग चल रहा है, वहाँ पर कुछ काय म्हणायचं त्याला कुंभार भी है, वहाँ इडली बनाने वाले लोग भी हैं, चर्मकार भी लोग हैं। सारे लोग अपने अपने घर में अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। उनका क्या होगा? और उस वक्त जो हमने मोर्चा निकाला था उसका मूल जो विषय था वो यही था कि धारावी में पता नहीं किसने कब गिना और टीडीआर जो निकाला है, एफएसआर, उसमें टीडीआर निकालकर पूरे मुंबई शहर में उसका इस्तेमाल अदानी कर सकते हैं। ये कौन सा न्याय है? आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं था। और अगर धारावी की अगर हम बात करें तो टेंडर में लिखा हुआ है 590 एकड़, उसमें 300 एकड़ जो है वो हाउसिंग के लिए है, बाकी माहिम नेचर पार्क है, टाटा के भी कुछ काम चल रहे, पावर स्टेशन है, तो वो छोड़कर 300 एकड़ की बात है और वो टेंडर में है। अब इतने दिनों के बाद अचानक मैंने पेपर में सुना, पढ़ा, टीवी पर देखा, सुना, अदानी जी को और मुंबई में 540 एकड़ की जरूरत है, मतलब 1000 एकड़ जमीन चाहिए। क्यों चाहिए? और वो भी जमीन जहां पर मुंबई के बाकी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, खास कर दहीसर का टोल नाका है, मुलुंड का है, कुछ सॉल्ट पैन है, कुर्ला की मदर डेयरी है, सब अदानी की जेब में। क्यों? ये तो कानूनन नहीं है, नियम के अनुसार नहीं हो रहा है, टेंडर के बाहर की ये बात है। और इसलिए हमारी मांग है कि धारावी से एक भी व्यक्ति हम उनको बाहर नहीं जाने देंगे। और अगर अदानी जी से ये नहीं हो रहा है तो उन्होंने सरेंडर करना चाहिए, रीटेंडर करो सारी बातें जो आप देना चाहते हो, क्योंकि उस वक्त जब टेंडर निकला था तो और भी कुछ लोग रहेंगे, तो उन्होंने अब अदालत में जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अगर उस वक्त होती तो हमारी भी बात कुछ अलग होती। और फिर से टेंडर निकालो, ग्लोबल टेंडर निकालो और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखो, आने दो सबके सामने, टेंडर आने दो सबके सामने, जो आप उनको देना चाहते दे दो और टेंडर से दोबारा बुलाओ और जो भी काम करने के लिए सक्षम व्यक्ति होगा उनको ही दे दो। अदरवाइज जो अभी नाटक जो चल रहा है, लाडली बहना लाडली, ये वैसे लाडला दोस्त लाडला कॉन्ट्रैक्टर, ये नहीं चलने देंगे हम, और मुंबई की बर्बादी हम नहीं होने देंगे। वहाँ जहाँ बीकेसी है, मनमोहन जी की सरकार थी तो वो गिफ्ट सिटी वहाँ आने वाली थी, जिसका हमने स्वागत किया था। अब वो खैर गिफ्ट सिटी तो मोदी जी ने गुजरात में लेके गए, वो अब गुजरात को गिफ्ट सिटी और महाराष्ट्र को अदानी सिटी दे रहे वो, तो हम ये नहीं होने देंगे। मुंबई की जो पहचान है वो मुंबई ही रहेगी, उसको हम अदानी सिटी में बदलने नहीं देंगे। और इसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं, सारे मुंबई के इकट्ठे होते तो ऐसी बात हो जाएगी। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। इतना मान के चलिए कि अपने मोदी जी ने जिस काम में भी हाथ डाला उस काम में या तो बेईमानी हुई या अव्यवस्था फैली, ये इतना कन्फर्म है। अब लेटेस्ट आजकल जो हल्ला मच रहा है वो धारावी की बस्ती को लेकर के, झुग्गी बस्ती को लेकर के मच रहा है जो मुंबई में है। धारावी की झुग्गी बस्ती सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, लेकिन उसकी खासियत एक ये है कि मुंबई की वो एक तरीके से जो तमाम नाभिनाल है उसमें से वो भी एक है। जो धारावी की झुग्गी बस्तियों में जितने भी घर हैं या जितनी भी झोपड़पट्टियाँ हैं, उसमें सब में कुछ न कुछ ऐसा सामान बनता है जो मुंबई की जीवन रेखा के लिए ज़रूरी है। अब उसको फिर से बसाने का ठेका जो है आपको दे दिया गया है, क्योंकि जब तक मोदी का युग रहेगा तब तक अडानी साहब हैं वो हर चीज़ के विशेषज्ञ रहेंगे, इतना कन्फर्म है। किसी सेना का ठेका हो, चाहे क्या नाम है आपका पोर्ट्स का ठेका हो, चाहे जिस चीज़ ठेका हो, चाहे भी धारावी की झुग्गी बस्ती का ठेका हो, हर चीज़ के वो विशेषज्ञ हैं और हर चीज़ का ठेका फिलहाल उन्हीं को जा रहा है। अब फिलहाल धारावी की झुग्गी बस्ती को ठीक करने का ठेका भी उनको दे दिया गया है। उनका मोटे तौर पर बहुत सी शर्तें हैं। मोटे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो हर धारावी वासी को 350 फीट की जो स्क्वायर फीट की झुग्गी बना के देंगे
और तमाम बातें उन्होंने कही हैं, जैसा उन्होंने कहा है। लेकिन शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उन्होंने इन बातों को नहीं माना है। उन्होंने कहा कि हम जब हमारी पावर आएगी, या अगर हम पावर में आएंगे जब, तो हम इस ठेके को रद्द कर देंगे, क्योंकि अडानी की नीयत पे हमें संदेह है। हम चाहते हैं कि जितने भी कम से कम 500 स्क्वायर फीट की झुग्गी धारावी वालों को मिले, और साथ ही साथ धारावी को जो फिर से बसाया जाए, उसमें उसका मूल स्वभाव बरकरार रखा जाए कि हर वहाँ जो झुग्गी वासी है जो कुछ बना रहा है, उसको बनाने की सुविधा भी उसकी झुग्गी में मिलनी चाहिए। इस परियोजना की आड़ में जो है वो अडानी साहब एक काम और करना चाहते हैं, पुराने बनिए हैं, ये उनको मालूम है कि बेसिक चीज़ होती है ज़मीन। इसलिए उन्होंने धारावी के पुनर्विकास के लिए सरकार से और ज़मीन की डिमांड कर दी कि हमें और ज़मीन चाहिए, क्योंकि बम्बई में अगर मान लीजिए इसी बहाने वो कई स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे और कब्जा कर लेंगे, तो वो कालांतर में उनके साम्राज्य के लिए फ़ायदेमंद होगी, इतना वो जानते हैं। इस सब चीज़ों को लेकर के उद्धव ठाकरे उठ के सामने आ गए। उन्होंने कहा है कि आज जिस दिन उनकी सरकार आएगी, वो धारावी के ठेके को अडानी से लेके किसी दूसरे को दे देंगे और रद्द कर देंगे। ये एक फ़िलहाल ये इसको लेकर के चर्चा चल रही है और देशव्यापी चर्चा चल रही है। अब फ़िलहाल इस चीज़ को यहीं छोड़ दीजिए। जैसा मैंने कहा कि मोदी जी की सरकार में जिस चीज़ पे उन्होंने हाथ डाला वो नष्ट हो गई, ये जान के चलिए आप। उसका कारण ये सीधा सा कारण था कि उसके पीछे बदनीयती थी। उसके पीछे जो भी वो जो जिस चीज़ को वो इस इरादे से लेकर के आए कि मुझे उसको ठीक करना है, वो इरादा दरअसल कुछ और नहीं था। झूठ बोला उन्होंने कुछ और वो कुछ और। उस झूठ में जब लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला गया तो उन्होंने कुछ और काम किया। शुरू से ही कुछ चीज़ें लेके देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के की थी। भूमि अधिग्रहण बिल में आप लोगों को याद होगा कि वो बहुत पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की, तो किसानों से ज़मीनें ले करके, उसके पहले ये हुआ करता था, चूँकि ज़मीनों का अधिग्रहण सरकार करती थी, इसलिए वो सर्किट रेट पे बहुत ही थोड़े से पैसे दे करके किसानों को उनकी ज़मीनें ले ली जाती थी और बाद में इंडस्ट्रीज से साठ-गांठ करके उनको दे दी जाती थी। कई बार तो बहुत कम दामों पे दे दी जाती थी, जिसका इंडस्ट्रीज फ़ायदा उठाते थे। उसके तमाम एग्जाम्पल मौजूद हैं। ये लंबा सिलसिला लंबा चला। कांग्रेस ने उस चीज़ को दूर किया और पूरा कहा कि इंडस्ट्रीज जो है किसानों से जब ज़मीन लेंगे तो बाकायदा सरकारी दाम पर लेंगे, और साथ ही साथ उस ज़मीन का जब वो लेंगे तो उसका जो पैसा देंगे उसमें इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उस ज़मीन पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके भी हितों का ध्यान रखा जाएगा। ये बहुत अच्छा बिल था और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। बिल भी बहुत अच्छा था। उस बिल को आते नरेंद्र मोदी ने हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हटा पाए उसके बाद। लेकिन वो माने नहीं और उसको हटा करके उन्होंने दम लिया। अच्छा, इनकी बदनीयती का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि ये जब ज़्यादातर जो फैसले लेते हैं उसको संसद में बहस करके नहीं लेते, या तो अध्यादेश से लेते हैं या नोटिफिकेशन से लेते हैं, या संसद में क्या नाम है विपक्ष को हटा करके पहले 10 साल के कार्यकाल में जब इनका बहुमत था, अब तो कहीं नहीं करते, या विपक्ष को हटा करके फिर उसी शोर में चीज़ों को पास कर देते। ये सब ये लोग करते थे। इसकी लंबी परंपरा रही, श्रृंखला रही, जो आप लोग देख भी रहे हैं। पहले नोटिफिकेशन से भी लोग हर चीज़ों को हटा देते थे। ये जैसा मैंने बताया, शुरुआत इन्होंने पहले मैंने बताया ना कि अधिग्रहण से, वो ज़मीन अधिग्रहण से की। उसके बाद नंबर 2 पे आया नोटबंदी में भी कितना नाटक पूरा हुआ नरेंद्र मोदी ने किया। रोने लगे, वो कहा कि अगर हम नहीं कर पाए तो आप हमको चौराहे पर जूता मारिएगा। तब से जनता जूता लेके इनको चौराहे पे खोज रही है, लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं। चौराहे पे कहीं अकेले मिल जाए तो फिर जनता इनको बतावे। बहरहाल ये सब नाटक करने का, कुल मिलाकर मैंने पहले भी कभी एक आध बार ये भी कहा था कि ये दरअसल नाटक करने में होशियार आदमी है, इसको काम धाम करना नहीं आता। एक तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा ये लेकर के आए क्या, वो आप जो जिसने बहुत शोर मचाया, पूरा इंडस्ट्रीज को देने के इरादे से कृषि कानून लेकर के आए, उसमें बेचारे 700 किसान मर गए। तो जब सत्यपाल मलिक ने इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि वो अपनी करनी से मरे, हमारे लिए थोड़ी मरे। ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये इन सज्जन का ये मतलब मानसिकता है। और इस तरीके फिर वो कोरोना आ गया। कोरोना में एक दिन में पता चला कि जो है वो लगा दिया, उसको कहना चाहिए कि लॉकडाउन। उसमें लाखों लोग जो थे बेचारे पैदल चलने में उनकी क्या दुर्गति हुई, आप लोगों को सबको याद होगा। ये सब काम है ये इन्होंने किए। और वो बाकी सारी चीज़ें तो आप देखते जाइए, आप लोग तमाम चीज़ें आपको याद आ जाएंगी एक के बाद एक जो इन्होंने काम किए। उसका चलता ये। और इतना ही नहीं, जिस भी काम में हाथ डाला, जिसका लेटेस्ट अभी जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, वो यूपीएससी का क्या नाम है घोटाला है। यूपीएससी जो
हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है नौकरियों का इम्तहान लेने वाली, जिसमें से आईएएस बन के निकलते हैं। उसमें पता नहीं इन्होंने कौन सा सिस्टम लागू कर दिया कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग निकल के सामने आ रहे हैं जो बेईमानी करके आईएएस बने। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा घोटाला जो है बिना सरकार की सहमति के हो ही नहीं सकता है, इसमें भी उनका वो बात है। और इसके अलावा एक ये भी है कि जो नए सिरे से जो इन्होंने मतलब बिना किसी उसके जो अपर सचिव लेवल पे जो अधिकारी अपॉइंट किए, जो बाहर से लोगों से लाए, स्पेशलाइजेशन के नाम पे भर्ती किया है, अभी उनका घोटाला तो खुलना बाकी है। देखिए वो भी खुलेगा ही देर से सामने आएगी। यानी कुल मिला करके जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा वो एक तरीके से अडानी अंबानी और उन शरीकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और उसमें भी मतलब समझ लीजिए कि संविधान की धाराओं का, संविधान में दिए गए कानूनों का उल्लंघन करके शुद्ध और शुद्ध बेईमानी का रहा और कुछ नहीं रहा। ये चीज़ें अब जब से इनकी सरकार अल्पमत में आई है धीरे धीरे खुल के सामने आ रही हैं। अभी भी जो कांड हो रहे हैं, जैसे अभी ये धारावी वाला कांड, ये धारावी वाले कांड की बात शुरुआत मैंने अभी इसीलिए की कि जो धारावी वाला कांड खुल के सामने आया है, अल्पमत की सरकार में आने के बावजूद अभी भी सुधरने कोई लक्षण नहीं। धारावी वाला कांड जो खुल के सामने आया है, जिसमें फिर उसी अडानी को सब कुछ दे दिया गया ताकि जुम जाओ भी कमाओ खाओ, और उसके साथ ही साथ जो अभी कांवड़ यात्रा के दौरान जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही फिर से, वो इस बात को बता रहा है कि अभी भी इनके सबके सुधरने के लक्षण नहीं है। ये उसी क्या नाम है उस पर चल रहे हैं अपने रास्ते पर, जिसमें कुल मिला के बेईमानी होनी है और अव्यवस्था फैलनी है और तनाव फैलना है। ये कुल मिला करके स्थिति इस सरकार की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। अब देखिए इसमें क्या होता है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी मतलब एक तरीके से भयावह होती जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि जनता चीज़ों को समझ गई है, लेकिन फिर भी सारी की सारी बात जब सरकार का इरादा ही बदनीयती फैलाने का है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी बदनीयती फैल सकती है। लेकिन बस अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा कि अब लोग सुधर गए हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, इसलिए उतनी ज़्यादा बदइंतज़ामी फैलने की आशंका नहीं, लेकिन फिर भी बदइंतज़ामी तो फैल ही सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।